नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में मरीजों को राहत, 5 दिन बाद काम पर लौटे डॉक्टर। मुख्यमंत्री ने दिया सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा। रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 13 कंपनियों के इक्विटी वायदा कारोबार पर 1 साल की पाबंदी। नियमों के उल्लंघन पर सेबी ने लगाई रोक। कोयला घोटाले में 5 और लोगों के खिलाफ समन जारी। नौसेना के बेड़े में बढ़ी ताकत। आईएनएस विक्रमादित्य से पहला मिसाइल परीक्षण सफल। अरब सागर में दागी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को सलाह, अनजान फोन कॉल से बचें। ब्रिटिश सरकार से दखल की मांग। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से निर्णायक टेस्ट। धर्मशाला में भिड़ेंगी दोनों टीमें। चोटिल कोहली की जगह रहाणे करेंगे कप्तानी। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के काम पर लौटने से मरीजों ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल हड़ताल वापस लेने का फैसला किया था। आईएमए और सरकार के बीच हड़ताल खत्म कराने को लेकर 10 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिनमें सुरक्षा का मुद्दा अहम है। सरकार ने अस्पतालों में और सुरक्षा बलों की तैनाती का भरोसा दिलाया है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वो आज से काम पर लौट आएंगे। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर थे। इससे पहले कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनकी सभी मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया। साथ ही हड़ताल खत्म करने को कहा था। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर हड़ताल नहीं टूटी तो वो एक्शन लेंगे। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल वापस लेने की बात कही। सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शेयरों में वायदा और विकल्प यानी डेरिवेटिव कारोबार करने पर 1 साल की रोक लगा दी है। 12 और कंपनियों पर भी ये रोक लगाई गई है। 10 साल पुराने मामले में सेबी ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को करीब 1000 करोड़ रुपए के भुगतान करने का आदेश भी दिया है। कंपनी ने सेबी के इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेबी ने इस मामले में 447 करोड़ रुपए की मूल राशि और उस पर 29 नवंबर 2007 से अब तक 12% की दर से ब्याज का भुगतान करने को कहा है। इस हिसाब से कंपनी को कुल करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। कोयला आवंटन घोटाला मामले में अदालत ने जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल समेत 5 के खिलाफ समन जारी किया है। सीबीआई ने इन 5 के खिलाफ नया अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने आरोप पत्र पर विचार करते हुए गुरुग्राम स्थित ग्रीन इंफ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ माद्रा, मुंबई स्थित एसआर पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू के खिलाफ समन जारी किया। 5 को 10 अप्रैल तक अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष ने सरकार पर अन्य पिछड़ा आयोग को खत्म करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर कल सदन में कई बार अवरोध हुआ। हालांकि सरकार ने सफाई दी कि देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को पहले की तरह संविधान के प्रावधानों के तहत आरक्षण जारी रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा आयोग बनाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदन में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यादव, कुर्मी, लोधा और कुशवाहा जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची से हटाना चाहती है। बैकवर्ड क्लास कमीशन को तो खत्म कर दिया और उसकी जगह एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास कमीशन एक का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये इतनी बड़ी साजिश है। सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हिंदुस्तान की आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं कि इसके अंतर्गत ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और बैकवर्ड क्लास की कुछ कम्युनिटीज को उससे बाहर लाना चाहते हैं।
सदन में मौजूद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विपक्ष की चिंताओं को गैर वाजिब बताया। उन्होंने दावा किया कि नई संस्था बनने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का निपटारा बेहतर तरीके से हो सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार ये बात स्पष्ट कर दी है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण जारी रहेंगे। हम जनसंघ के समय से आज तक इसके पक्षधर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। विपक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू और बीएसपी के सदस्य वेल में आ गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सहमति दी है। नई संस्था पिछड़ा वर्ग के दायरे में अन्य समूह या जातियों को शामिल करने या निकालने पर फैसला करेगी। इसके लिए संसद में जल्द ही संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने पर भी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल राज्यसभा में कहा कि ज्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड हैं और बाकी को भी जल्द मुहैया करा दिए जाएंगे। इस बीच जिन बच्चों का आधार में पंजीकरण नहीं हो पाएगा, उन्हें राज्य सरकारें विशेष नंबर जारी करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आधार से लिंक करने के बाद से मिड डे मील योजना में होने वाली गड़बड़ी कम हुई है। किसी को भी मिड डे मील से छात्रों को वंचित नहीं रखा जाएगा। सबको मिड डे मील मिलेगा और सबको आधार कार्ड भी मिलेगा। बहुत छात्रों के पास है, जिनके पास नहीं है उनको वहां सुविधा भी दी जाएगी। अगर जिनके पास वहां सुविधा भी नहीं है, वहां राज्य सरकार एक उनको यूनिक नंबर देगी। और ये पहल शुरू होते ही जो छात्रों का बोगस नाम रजिस्टर करके चोरी करते थे, उसमें कमी आने लगी है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ अब एयरलाइन में सफर नहीं कर सकेंगे। विमानन कंपनियों ने उन्हें काली सूची में डाल दिया है। लोकसभा स्पीकर ने भी सांसद के व्यवहार को गलत बताया है, तो विपक्षी दलों ने कर्मचारी से मारपीट की निंदा की है। दिल्ली पुलिस ने भी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ विमानन कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया समेत 5 कंपनियों की उड़ानों में अब गायकवाड़ सफर नहीं कर पाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस यानी FIA ने शुक्रवार को यह फैसला किया। जेट एयरवेज के अलावा इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर FIA के सदस्य हैं। He cannot fly on all these FIA airlines, including Air India. It's because it's a passenger safety is very important for us. Keeping the passenger safety in mind, so that's been kept. It's been blacklisted. है जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो आरंभ हो चुका है। एयर इंडिया ने कंप्लेंट दर्ज किया है और पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को रविंद्र गायकवाड़ की पुणे की रिटर्न टिकट रद्द कर दी। इसके बाद सांसद ने इंडिगो से टिकट बुक की, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सांसद के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। जहां हम जिम्मेदार पोस्ट पे रहते हैं, वहां तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर वो जिम्मेदार पोस्ट कोई भी हो, तो जिम्मेदारी हर एक की बढ़ जाती है और इसलिए हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए। राजनीतिक दलों ने भी रविंद्र गायकवाड़ के व्यवहार को अनुचित माना है। MP should be behave. They should behave carefully and politely, and same time the other staff should also behave. They should also behave very courteously. कमेटी ने भी इस मामले को मुद्दा लेना चाहिए, क्योंकि इससे केवल उनका सवाल नहीं है, सारे संसद के बारे में एक बदनामी होती है। लोगों को लगता है कि सारे संसद में लोग इसी तरह के बैठे हैं और इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद रविंद्र गायकवाड़ अब भी माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। अरे केस का क्या सवाल है, जामीन लेगा ना मैं। क्या एक्ट देखूंगा, हमारे लॉयर देखेंगे, हमारा पार्टी देखेंगे, हमारे उद्धव साहब ठाकरे देखेंगे। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ गुरुवार को पुणे से दिल्ली आ रहे थे। इस दौरान सीट को लेकर उनकी एयर इंडिया के कर्मचारी सुकुमार के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट की। एयर इंडिया ने इस मामले में पुलिस के पास 2 शिकायत भी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर शिवसेना ने एयर इंडिया की सेवाओं की जांच की मांग की है।
लेकिन जो घटना कल हुई है मैं मानता हूं दुर्दैवी है, ये नहीं होना चाहिए था। जो बात रवि गायकवाड़ जी ने कही वो अगर सही है तो एयर इंडिया की ये बैड सर्विस की भी जांच होनी चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम से गड़बड़ी या छेड़छाड़ के मामले में चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर ईवीएम पर कई दलों ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें सीबीआई से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कोई भी ईवीएम जब्त कर उसकी जांच कराने की अपील की गई थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोई भी आदमी आया नहीं अभी तक प्रूव करने के लिए, तो एक कॉमन आदमी कहां से प्रूव कर देगा इन चीजों को। इसलिए ये चीजें किसी भी रेप्यूटेड, अमेरिका में कराएं टेस्ट, रशिया में कराएं, चाइना से कराएं टेस्ट, लेकिन इंडिया के जहां पे कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट हो जो कि सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट हो, जिसने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सॉफ्टवेयर को तोड़ करके उसके अंदर की खामियां खोज के बता सकता हो, उससे टेस्ट होना चाहिए। उधर दिल्ली हाई कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रंगीन फोटो प्रिंट लगाने की अपील की गई है, लेकिन एमसीडी चुनाव में इसके अमल पर आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दल दूसरों के वोट बैंक पर सेंध लगाने में जुटे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा जेडीयू, एनसीपी और एलजेपी भी चुनावी मैदान में है। स्वराज इंडिया भी निगम चुनाव में राजनीतिक पारी शुरू करने जा रही है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज अगले हफ्ते से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वहीं जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली में 2 रैली करेंगे। जेडीयू इस बार एमसीडी चुनाव में करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसकी नजर पूर्वांचल के वोटों पर होगी। पिछले चुनाव में जेडीयू ने 80 उम्मीदवार उतारे थे। ये सीटें लगभग वही हैं जहां पर बिहारियों की तादाद या पूर्वी यूपी के लोगों की तादाद ज्यादा है। भाषा को लेकर के भी हमने कैंपेन चलाया है कि भोजपुरी को भी यहाँ पे मैं मान्यता दिल्ली के अंदर मिलनी चाहिए। उसकी बोलने वालों की तादाद काफी है और हम उन इलाकों में ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एनसीपी इस बार 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। एनसीपी ने पिछले चुनाव में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आज की तारीख में तो कॉरपोरेशन में जैसे पिछले 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार की मतलब अति हो चुकी है। तो हम लोगों का ये है कि बड़ी साफ सुथरी छवि के लोग जाएं अपने इलाके के अंदर। सफाई संवेदक मुद्दा बना हुआ है कॉरपोरेशन के अंदर। एमसीडी चुनाव में पहली बार स्वराज इंडिया 272 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एक सिंबल ना मिलने से बहुत परेशानी होगी और जाहिर है हमारे कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, लेकिन एक तो तय कर रखा है, नुकसान हो कुछ भी हो हमें तो चुनाव लड़ना है, हमें तो आगे आना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी सरकार इतनी घबराई हुई तो नहीं होनी चाहिए कि हमारे को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह 30 अप्रैल को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 31 मार्च को रैली करेंगे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में एन बीरेन सिंह मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास गृह मंत्रालय के अलावा परिवहन, सामान्य प्रशासन, पर्यटन, आईटी और सतर्कता विभाग समेत उन सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार के पास वित्त, उत्पाद शुल्क, कराधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। थोंगा विश्वजीत को ग्रामीण विकास और पंचायत राज, सूचना, प्रशासनिक सुधार, वाणिज्य और उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एल जयंत कुमार को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कानून, कला और संस्कृति मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। वहीं एल हाउसकीप को युवा, खेल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तेलंगाना विधानसभा से कल सभी 5 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बीजेपी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की योजना के खिलाफ कल प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस साल जनवरी में पिछड़े मुसलमानों को 12% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके लिए बजट सत्र में विधेयक लाया जाना है। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से कल मुलाकात की। इसमें कांग्रेस और INLD के नेता भी शामिल हुए। इन नेताओं ने नहर पर तुरंत काम शुरू करने की मांग की। हरियाणा के नेताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहर निर्माण का जिम्मा केंद्र के जिम्मे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गृह मंत्री ने अटॉर्नी जनरल से बात करके समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। हमने अपनी सारी बात कही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आ गया है, तो अब इस नहर के निर्माण का कार्य क्योंकि भारत सरकार के जिम्मे है, तो भारत सरकार इस नहर का निर्माण शीघ्र कराए। गृह मंत्री जी ने हमको विश्वास दिलाया है कि AG साहब से बात करके और जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है उस निर्णय को कैसे शीघ्र कराया जा सकता है ताकि ये पानी जो हरियाणा को मिले। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। Not facilitate people to choose a right government. इतना डेस्परेट हो गया इलेक्शन कमीशन। देश का लोकतंत्र आज बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। ये सबसे बड़ा लूपहोल है। ये चुनाव असाधारण हो गया। आपकी जबान कोई नहीं रोक सकता। All of us have a great pride in our democracy. 2 करोड़ 62 लोगों ने वोट दिया, लेकिन सीट नहीं मिली। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे लोगों को संदिग्ध फोन कॉल से बचने की सलाह दी है। हाल ही में कुछ लोगों को उनके पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों पर कथित गड़बड़ियों के लिए पैसे मांगने के लिए कॉल की गई थी। ब्रिटेन में रह रहे कई भारतीयों ने इस मामले पर चिंता जताते हुए विदेश मंत्रालय से दखल की मांग की थी, जिसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई। उच्चायोग ने धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों से UK एंटी फ्रॉड विभाग से संपर्क करने की भी सलाह दी है। अधिकारियों ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से फोन पर बात करके लंदन में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। भारतीय नौसेना ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल प्रणाली का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से पहला सफल परीक्षण किया है। इसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। अरब सागर में INS विक्रमादित्य से इसका परीक्षण किया गया। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि अरब सागर में किए गए परीक्षण में मिसाइल से कम ऊंचाई पर उच्च गति से उड़ान भर रही एक वस्तु को निशाना बनाया गया और लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। 21 से 23 मार्च के बीच इस लक्ष्य को पूरा किया गया। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने DRDO की ओर से विकसित 3 नौसैनिक प्रणालियां नौसेना को सौंपी हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स एन मैटिस से मुलाकात करके कई अहम मसलों पर बात की। वॉशिंगटन के पेंटागन में हुई मुलाकात में दोनों ने
भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती देने पर सहमति जताई है। अजीत डोभाल की अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ मुलाकात के दौरान भारतीय राजदूत नवतेज सरना भी मौजूद रहे। मैटिस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक के बाद मैटिस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का इरादा भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करना होगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह नस्लीय हमला है या हत्या का मामला। राज्यसभा में भी इस घटना पर चिंता जताई गई। हालांकि अमेरिका ने इसे नस्लीय हिंसा मानने से इनकार किया है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। न्यू जर्सी में एक भारतीय महिला शशिकला और उसके 7 वर्षीय बेटे का शव उनके घर में मिला है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये नस्ली हमला है या नहीं। शशिकला का परिवार आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन सदमे में हैं। हालांकि महिला के परिवार वाले मृतक के पति पर आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद टी सुब्बारामी रेड्डी ने इस मामले को उठाया और प्रधानमंत्री से इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने की मांग की। सीरियस मैटर 3 days back, Sushma Swaraj ji assured that they will take all efforts, but this is very dangerous. Just 2 weeks back, 2 people were killed. Again, 2 people again killed yesterday night means. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मामले को गंभीर बताया और इस मामले में सरकार की ओर से कदम उठाने का भरोसा दिलाया। भी अमेरिका में रह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो भी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के प्रति जो है वो संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने भी कहा कि सरकार को विदेशों में हो रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे मामलों को संबंधित देश के साथ उच्च स्तर पर उठाना चाहिए। इससे पहले भी अमेरिका में हाल के दिनों में भारतीयों पर हमले और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने वीजा नियम सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की ओर से सभी दूतावासों को यह आदेश भेज दिया गया है। इसके तहत अमेरिकी वीजा मांगने वालों को कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदकों को 15 साल के रोजगार और रिहाइश का ब्यौरा देना होगा। 5 साल के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन नंबर, ईमेल और सोशल मीडिया खातों की भी जानकारी देनी होगी। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक अपराध और आतंकवाद रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। वीजा जारी करते वक्त आवेदक से पूछताछ भी होगी। ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल पारित कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को झटका लगा है। समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले बिल को वापस ले लिया गया है। इस कदम को राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पक्ष में रिपब्लिकन प्रतिनिधियों के जरूरी 216 वोट नहीं जुटा पाने के बाद यह फैसला वापस लिया गया। ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पुराने कानून ओबामा केयर को बदलकर नया हेल्थ केयर कानून बनाना चाहते हैं। चुनाव के दौरान प्रचार में ओबामा केयर को रद्द करके उसकी जगह नया बिल लाना ट्रंप के मुख्य मुद्दों में से एक था। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 6 साल बाद कल रिहा कर दिया गया। उन्हें 2011 में लोकतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शन के बाद नजरबंद किया गया था, जिसमें करीब 850 लोगों की मौत हो गई थी। मुबारक को आंदोलनकारियों की हत्या में शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश किया था। दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए ईसाई प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कल मिला। संसद भवन परिसर में यह दल राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन से भी मिला। इनकी मांग थी कि 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में संशोधन किया जाए। इसके तहत अभी सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसूचित जातियों के लोगों को ही आरक्षण मिलता है। 1956 में संशोधन के बाद सिखों और 1990 के बाद बौद्ध धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी ने दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण की सिफारिश की थी। बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक टेस्ट आज से धर्मशाला में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मौजूदा सीरीज में दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। कप्तान विराट कोहली की जगह रहाणे टीम की अगुवाई करेंगे।
विराट कोहली रांची में तीसरे टेस्ट के दौरान अपने कंधे में लगी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। धर्मशाला टेस्ट में दोनों ही टीमों पर जीत का दबाव है। सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा हैं। पुजारा ने पिछले मैच में डबल सेंचुरी लगाई थी। और अब बात खास शख्सियत की। गुजरे जमाने की दिलकश अदाकारा नंदा की आज पुण्यतिथि है। करीब 3 दशक के फिल्मी सफर में उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। नंदा को अभिनय विरासत में मिला और उन्होंने उस विरासत को बखूबी संभाला भी। आइए देखते हैं नंदा के फिल्मी सफर की कुछ खास झलकियां। शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। चेहरे पे कशिश और हजार बातें कहती आंखें, नंदा की खूबसूरती को इन 2 बातों से बखूबी बयां किया जा सकता है। कभी ग्लैमरस तो कभी सीधी सादी घरेलू महिला, नंदा ने हर किरदार को बखूबी जिया। नाना करते प्यार तुमसे कर बैठे। 8 जनवरी 1939 को जन्मी नंदा ने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। इस बीच वी शांताराम की नजर नंदा के अभिनय पर पड़ी और उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म तूफान और दिया से। लेकिन 1959 में आई फिल्म छोटी बहन से नंदा को बड़ी कामयाबी मिली। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। 1983 में आई मजदूर उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने जोरू का गुलाम, जब जब फूल खिले, धूल का फूल जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। 2014 में आज ही के दिन नंदा ने मुंबई में आखिरी सांस ली। नंदा को उनके खूबसूरत चेहरे और यादगार अभिनय के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर अभिनेता फारूक शेख की आज जयंती है। छोटे छोटे किरदारों को अपने अभिनय से बड़ा बनाने वाले फारूक संजीदा अभिनय की मिसाल थे। शतरंज के खिलाड़ी, नूरी, चश्मे बद्दूर और किसी से ना कहना फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया। 70 के दशक में जब बॉलीवुड एक्शन फिल्मों की ओर बढ़ रहा था, तब फारूक सहज अभिनय से सिने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। फिल्म गर्म हवा में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया। फिल्म लाहौर में उनके सशक्त अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरेली में जन्मे फारूक शेख ने 3 साल पहले 27 दिसंबर 2013 को मुंबई में आखिरी सांस ली। को देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मान ले मेरी नजर तेरी नजर। जब सजदा करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। और अब आखिर में हेडलाइंस। महाराष्ट्र में मरीजों को राहत, 5 दिन बाद काम पर लौटे डॉक्टर। मुख्यमंत्री ने दिया सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा। रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 13 कंपनियों के इक्विटी वायदा कारोबार पर 1 साल की पाबंदी। नियमों का उल्लंघन करने पर सेबी ने लगाई रोक। कोयला घोटाले में 5 और लोगों के खिलाफ समन जारी। नौसेना के बेड़े में बढ़ी ताकत, आईएनएस विक्रमादित्य से पहला मिसाइल परीक्षण सफल। अरब सागर में दागी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को सलाह, अनजान फोन कॉल से बचें, ब्रिटिश सरकार से दखल की मांग। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से निर्णायक टेस्ट, धर्मशाला में भिड़ेंगी दोनों टीमें, चोटिल कोहली की जगह रहाणे करेंगे कप्तानी। और इसी के साथ सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।